गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। आज हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था चूंकि आपके सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे बहुमूल्य एक टॉपिक है जिसका हम आज शुरुआत किए हैं। ये क्लास जो है वह लगातार चलते जाएगा। आपसे निवेदन है कि जब भी आप ये क्लास अटेंड करें तो नोट्स बनाते चलिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। आप भी मेहनत करिएगा, हम भी मेहनत करेंगे और नोट्स बहुत बहुमूल्य होता है। नोट्स के बिना किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया जा सकता, इसलिए आप अपने शब्दों में नोट्स बनाइएगा। ऐसे तो ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, परंतु फिर भी आप अपने शब्दों से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम तो आज से शुरुआत करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान, जो कि आपके सीजी व्यापम, एसएससी या सीजीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वह आते हैं, इसलिए हम इसकी तैयारी जो है वह अब करने वाले हैं। तो आज पहली क्लास है। उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आएगी और इस क्लास के पूरा होते ही जो भी प्रॉब्लम होगा इस टॉपिक का, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं भारतीय संविधान, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं संविधान क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो संविधान है क्या? जैसे संविधान की बात करें तो संविधान जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम, दूसरा विधान। तो सम और विधान को मिलाकर क्या बनता है? संविधान बनता है। सम का अर्थ होता है बराबर या सम का अर्थ होता है समान। विधान का अर्थ होता है नियम या कानून, अर्थात ऐसा नियम और कानून जो सबके लिए समान हो, वह क्या होगा? संविधान होगा। ठीक है। परंतु इसको यदि मैं सिस्टमेटिक तौर पर यदि परिभाषित करना चाहूं तो परिभाषा यह हो सकती है कि नियम और कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए, वह संविधान कहलाता है। उम्मीद है ये परिभाषा आपको समझ में आया होगा और इस परिभाषा से संविधान जो है पूर्ण रूप से परिभाषित हो गया है। एक बार और बोल रहा हूं, याद से अच्छे से दिमाग लगा के सुनिएगा। नियम और कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश के शासन व्यवस्था का या संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए, वह क्या है? भारतीय संविधान है। जैसे हम सबसे छोटे स्तर की बात करें तो ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और पंच होते हैं। प्रशासनिक तौर पर अगर हम देखें तो ग्राम सचिव होते हैं। तो इनके कार्यों का विवरण क्या होगा? ये कैसे कार्य करेंगे? इनके कार्यों की सीमा क्या होगी? थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जनपद कैसे कार्य करेगा, किस स्तर पर कार्य करेगा, उनको ये कितने अधिकार होंगे, फिर जिला पंचायत, फिर राज्य सरकार, फिर देश या राष्ट्र या केंद्र सरकार। तो इन नीचे स्तर से उच्च स्तर तक सभी संस्थाओं के नियमों को भारतीय संविधान में जगह दी गई है, जिससे पूरे देश का संचालन किया जाता है। ठीक है। उम्मीद है ये परिभाषा आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं तो और भी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो यही चीज है कि संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, क्योंकि जब हमने भारतीय संविधान अपनाया तो हमने संविधान की सर्वोच्चता को भी प्राथमिकता रखा। इसलिए हमारे देश में सबसे बड़ा कोई चीज है तो वह है भारतीय संविधान। ठीक। यह एक लिखित दस्तावेज है। हमारा जो संविधान है वह पूर्ण रूप से मौखिक संविधान है। ठीक है। सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। मतलब मैंने आपको इससे पहले बताया
कि संविधान जो है पूर्ण रूप से नियम और कानूनों का संग्रह है, जिससे पूरे देश की शासन व्यवस्था, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे देश के अंतर्गत किसी भी शासकीय संस्थाएं जिससे देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, वो सभी नियम जो है वह भारतीय संविधान में दिए गए हैं। यही है हमारा भारतीय संविधान। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आगे स्लाइड में बढ़ते हैं तो वो चीजें और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, तो भारतीय संविधान क्या हुआ उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे तो नहीं कि एकाएक भारतीय संविधान प्रकट हो गया। आपको पता है कि हमारा देश जो है अंग्रेजों की 200 गुलामी के बाद भारत की आज़ादी हुई, है ना। तो आज़ादी मिलते ही संविधान बन गया, ऐसा नहीं था। तो संविधान की शुरुआत अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारे यहाँ कोई ना कोई नियमों के अंतर्गत शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था, और अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे यहाँ नियम और कानूनों के अंतर्गत शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, जो संविधान के तौर पर जाना जाता है। तो प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसमें अगर मैं बात करूं तो मौर्य काल की बात करूं तो मौर्य काल में एक ऐसे शख्स हैं जिनकी किताब बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगा, चाणक्य जी ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था कैसे संचालित किया जाएगा उसके बारे में पूर्ण रूप से विवरण बताया गया है। सप्तांग सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इससे राजा के कार्यों का मतलब कार्य कैसे होंगे, राजा का कर्तव्य कैसा होगा, उनके द्वारा जो मंत्री रखे जाएंगे वो किस किस योग्यता के आधार पर उनकी मंत्रियों की नियुक्ति होगी, सारा विवरण जो है वह अर्थशास्त्र में लिखा है। उसके बाद यदि हम बात करें तो फिर अशोक का धम्म, अशोक भी मौर्यकालीन सम्राट है। अशोक ने जब कलिंग युद्ध किया फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ, आपको सबको पता है, परंतु उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए अभिलेखों की सहायता की, और उनके जो प्रमुख तौर पर अगर हम बात करें तो 14 अभिलेख थे जो बहुत प्रचलित हैं। तो उनके माध्यम से आपको पता होगा कि अशोक जो है वह शासन व्यवस्था का संचालन करते थे, है ना। और एक चीज और कि अशोक का धम्म, जहां पर उनके द्वारा मानवता और नैतिकता के आधार पर ऐसे नियम बनाए गए थे जिससे सिर्फ बोला जाए कि ऐसे आचार संहिता बनाए गए थे जो मानवता और नैतिकता पर आधारित हो। तो वो अशोक का धम्म भी एक प्रकार से नियम और कानून है। वैसे ही अगर बात करें तो सातवाहन कालीन शासन व्यवस्था की बात करें तो स्मृति भी बहुत सारे हैं, जैसे नारद स्मृति, मनुस्मृति, इसकी सहायता से भी उस समय के शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था। मध्य भारत की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और अपने परिस्थिति के अनुसार उनके द्वारा शासन की शुरुआत की गई। जैसे दिल्ली सल्तनत में के सुल्तानों की बात करें तो वो खलीफा से सहमत पत्र लेकर आते थे और उनके द्वारा यहाँ पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था। फिर उसके बाद मुगल आए तो मुगलों के द्वारा भी यहाँ पर नियमावली चलती थी। उनके द्वारा इस्लामिक सत्ता क्योंकि स्थापित की गई थी तो नियम भी उनकी संस्कृति के हिसाब से रहते थे। तो इस प्रकार ये जो नियम है, ये जो नियमावली है जिससे देश की व्यवस्था का संचालन किया जाता है, ये कोई नई नहीं है, ये हमारे यहाँ बहुत पहले से थी और अभी जो हम उसका आधुनिक रूप देख रहे हैं तो वह संविधान के तौर पर जानी जाती है। ठीक है, जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी शुरुआत की। जैसे उनका सबसे पहला नियम की अगर हम बात करें तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट के माध्यम से हमारे देश को संचालित किया गया, फिर उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1909, फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। इस प्रकार अंग्रेजों ने भी नियमावली के अंतर्गत हमारे देश में प्रशासन किया। ठीक है, तो भारतीय संविधान कोई बड़ा नहीं, कोई नया नहीं था। ये संविधान जो है हमारे यहाँ बहुत पहले नियम का कानून जो है बहुत पहले से चल रहा था, परंतु भारतीय संविधान हमारे
परिस्थिति के अनुकूल हो, इसलिए हमारे महापुरुषों ने संविधान सभा के माध्यम से भारतीय संविधान बनाने की शुरुआत की और भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, उसको लागू किया गया और आज आपके सामने पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन भी भारतीय संविधान से किया जाता है। तो वही चीज इसमें बताया गया है। तो भारतीय संविधान बनकर कब बना? तो 26 नवंबर 1949 का दिन था जिस समय भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो इसके बनने की शुरुआत कैसे हुई? तो औपचारिक शुरुआत की बात करें तो ऐसे तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष थे उनके द्वारा अंग्रेजों को समय समय पर यह बात अवगत कराई गई थी कि भारतीयों को ये अधिकार दिए जाएं, तो उनके अधिकारों को भी शामिल किया गया था। साथ साथ एक 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उस कैबिनेट मिशन से ही संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन से ही भारतीय संविधान जो है वह बनकर सामने आया। तो वह जो बनने की प्रक्रिया जो है वह पूर्ण कब होती है? तो वो समय होता है 26 नवंबर 1949। याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को हम भारतीय संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं, है ना। कारण क्या है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है वह पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तब उस समय भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू होने का डेट कहां से आया? तो याद रखेंगे ऐसे तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया था, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत रावी नदी के तट पर यह संकल्प लिया गया था कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो ये डेट जो है वहां से निकल कर आया है, इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किए हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें जो है लिखी हुई है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे स्क्रीन में देख रहे होंगे, आपको यह बात मैं तो बताया कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश से संविधान बनने की शुरुआत हुई, है ना। तो संविधान बनने की शुरुआत की अगर हम बात करें तो उस समय जब संविधान बना तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने बहुत सारी समितियों का गठन किया था, जिसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, उस समितियों का भी गठन जो है भारतीय संविधान सभा के माध्यम से किया गया। तो उन समिति में आपको पता है कि वह समिति का नाम है प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वह किसे नियुक्त किए गए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वह बनाया गया। ठीक है, तो वही चीज है 29 अगस्त 1947, याद रखेंगे ये डेट, 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई, अर्थात प्रारूप समिति की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को ही भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान के प्रेरक के तौर पर या निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रारूप समिति का कार्य ही था कि हमारा संविधान कैसे बनेगा, उसके कितने भाग होंगे, कौन से पार्ट को पहले रखा जाएगा, कौन से पार्ट को उसके बाद रखा जाएगा, अर्थात क्रमबद्ध जो किया गया, संविधान में कितने अनुच्छेद हो सकते हैं, कितने बोला जाए कितने भाग हो सकते हैं, कितनी अनुसूचियां हो सकती हैं, कौन से भाग को पहले रखा जाएगा, कौन से भाग को लास्ट में रखा जाएगा, ये सारा चीज तैयार कौन सी समिति ने किया है? तो वह है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अपने 7 सदस्यों के साथ वह प्रारूप तैयार करते हैं।
ठीक, तो वो 7 कौन है, ये आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा होगा। ये भीमराव अंबेडकर जी हैं, बाकी उनके 7 सदस्य हैं। तो कौन कौन सदस्य हैं, तो पहले सदस्य का नाम है एन गोपाला स्वामी, दूसरा अल्लाडी कृष्णा स्वामी, तीसरा है डॉक्टर के एम मुंशी, नेक्स्ट है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णमाचारी। इस प्रकार से 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष प्रारूप समिति में थे। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, आप अच्छे से इसको दिमाग में बैठाइएगा कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य हैं। 1+7 याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और सदस्य कौन कौन है, तो सदस्य एन गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी जो है इनके सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, क्योंकि प्रारूप समिति ने अपना काम पूरा किया और संविधान बनकर लागू हुआ, तो संविधान बनकर जब लागू हुआ तो अंतिम तौर पर यह बोला जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई, तो याद रखेंगे वो जो अंतिम बैठक है वह आयोजित की गई थी कब, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम तौर पर संविधान सभा की अंतिम बैठक की आयोजित की गई थी, जिसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर करके भारतीय संविधान को भारत के जनता को समर्पित किया। 284 लोगों ने हस्ताक्षर करके भारतीय संविधान को भारत की जनता को समर्पित किया। तो वो समय था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, और इसे पारित करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। याद रखना, ये 284 सदस्य जो थे, इसमें 15 महिलाएं थी ना, 15 महिलाएं थी। जो 284 सदस्य थे उसमें 15 जो है वह महिलाएं थी। तो इस प्रकार भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। ये आपके स्क्रीन के सामने यही हमारा भारतीय संविधान है। ठीक है, तो याद रहेगा ये सारी चीजें। ठीक, भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें अगर हम बात करें तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। जो ये हमारा संविधान दिख रहा है, इसमें अगर हम बात करें तो 22 लेसन है। ठीक, उस 22 लेसन के अंतर्गत 395 आर्टिकल हैं। ठीक है, और इसको मतलब राज्य सरकार के कर्तव्यों के बारे में जहां पर जिक्र है उसे शेड्यूल कहा गया है, वो अनुसूची है 12। उस समय अनुसूची जो थी वो 8 हुआ करती थी। तो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 के दिन 22 भाग मतलब 22 लेसन या 22 चैप्टर, 395 अनुच्छेद आर्टिकल और 8 अनुसूची था। ठीक है, अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में है 448 अनुच्छेद। ये जो बढ़कर कितना हो गया, 448 अनुच्छेद। ये 8 जो अनुसूचियां थी ये बढ़कर कितनी हो गई, 12, और ये जो 22 भाग है ये बढ़कर कितना हो गया, 25। तो वर्तमान में अगर हम देखें भारतीय संविधान में क्या क्या मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई है या अभी वर्तमान में क्या है, तो 25 इसके भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 इसकी अनुसूचियां हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान वर्तमान में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखेंगे, भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए आप कितना विशाल है, 25 भाग है, 448 इसके अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है। क्योंकि इतना बड़ा लिखित संविधान है तो विशेषताएं भी बहुत इसमें विस्तृत है, परंतु मैंने इनको कुछ शब्दों में इनको पिरोया है। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते जाते हैं। तो सबसे पहला है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। 1992 के पहले भारत जो है वो सेकंड नंबर
कि मतलब सेकंड लार्जेस्ट संविधान जो है वो रखता था। पहले नंबर पर एक देश था यूगोस्लोवाकिया, परंतु 1992 के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, नेक्स्ट है विभिन्न स्रोत है इसमें। तो भारतीय संविधान जो है सिर्फ एक स्रोत से नहीं बना है, बहुत सारे स्रोत हैं। इसके स्रोतों की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर दो प्रमुख स्रोत है। एक स्रोत जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 और बाकी अगर हम बात करें तो सेकंड भाग जो है अन्य देशों से, जैसे अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया है, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है, जर्मनी से हमने राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति ली है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया है, आयरलैंड जैसे देश से अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का कॉन्सेप्ट लिया है। तो ऐसे ही बहुत जितने भी देश हैं उससे पृथक पृथक ऐसी चीजें जो भारतीय प्रशासन या स्थिति के लिए अनुकूलित हो तो उसको हमने भारतीय संविधान में जगह दी है और उसको हम अपने अनुसार डाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, एकात्मकता की ओर झुकाव। मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान जो है, क्योंकि हमारे भारत देश में अनेक पंथ, अनेक मजहब, अनेक भाषा, अनेक बोली, अनेक परंपराएं, अनेक संस्कृति, अर्थात डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, परंतु उन डाइवर्सिटी को सबको एक साथ एक सूत्र में पिरोना ये भारतीय संविधान करता है। ठीक है? नेक्स्ट है सरकार का संसदीय रूप। हमारे यहाँ द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, है ना भाई? तो ये भी कहाँ से है? तो भारतीय संविधान से है। नेक्स्ट है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था तो है परंतु न्यायिक सर्वोच्चता है ना? हमारे यहाँ विधायिका जो है वह अलग तौर पर कार्य करती है, मतलब अलग उनका कार्य क्षेत्र है। न्यायपालिका जो है अलग कार्य करती है। विधायिका का कार्य है नियम बनाना, कानून बनाना। तो नियम और कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? संसद को है। वैसे ही उस कानून की समीक्षा करना वह अधिकार किसको प्राप्त है? तो न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त है। अर्थात दोनों जो है अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है एकीकृत स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली। हमारे यहाँ एकीकृत स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च संस्था है न्यायपालिका की, उसके नीचे अगर हम बात करें तो राज्यों के अंतर्गत हाई कोर्ट है, फिर जिला कोर्ट है, परंतु सबसे सुप्रीम जो है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है? नेक्स्ट मौलिक अधिकार का विवरण है। हमारे चूंकि भारत देश स्वतंत्र है इसलिए भारत के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस मौलिक मतलब इस संविधान में जैसे हमको अधिकार दिए गए हैं वैसे राज्यों को भी उनके कर्तव्यों के बारे में बोध कराया गया है ताकि राज्य जो है वह जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करे और देश को आगे बढ़ाए। ठीक है? तो वह क्या कहलाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। तो हमारा भी कर्तव्य है, तो हमारे कितने कर्तव्य है उसके बारे में वर्णन दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। चूंकि हमारा भारत देश अनेक पंथ अनेक मजहब वाले राष्ट्र हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत देश जो है वह पूर्ण रूप से धर्म के मामलों में निष्पक्ष होगा, न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे यहाँ जब भी लोकतंत्र का उत्सव होगा अर्थात चुनाव होगा तो वयस्क मताधिकार वाले ही उस चुनाव में शामिल होंगे। ठीक है? अर्थात 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो मत दे सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट एकल नागरिकता। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, भारतीय एकल नागरिकता है। जैसे आप यदि छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र बना लेते हैं तो भारत का निवास प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी आप जो है छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र बनाने से ही भारतीय नागरिकता कहलाएंगे, है ना, भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो एकल नागरिकता है। परंतु अन्य देशों की बात करें, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 50 राज्य हैं लगभग, तो 50 राज्यों में अलग अलग नागरिकता है
और अमेरिकन नागरिकता जो है वो एक स्टेज के बाद प्राप्त होती है। तो वहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है, हमारे यहाँ का अलग है। जैसे हमारे यहाँ यदि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः हमारी भारतीय नागरिकता जो है वह समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है वह बताया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र निकाय। हमारे यहाँ देश को संचालन करने के लिए जितने भी शक्तियों के पृथक्करण संस्थाएं हैं उनको अलग अलग क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। इसके कारण वो स्वतंत्र कार्य करती हैं, किसी के दबाव में काम नहीं करती है। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। हमारे भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान स्थिति है। जैसे अचानक कोई देश पर आक्रमण कर लिया या देश किसी युद्ध में चला गया या देश में अंतर्कलह हो गया या कोई द्वंद्व हो गया या आंतरिक संघर्ष स्टार्ट हो गया, तो उस समय देश का संचालन कौन करेगा, शक्तियों का केंद्रण कौन रहेगा, कैसे देश की व्यवस्थाओं को मेंटेन किया जाएगा, कैसे उस व्यवस्था को सामान्य करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है भारतीय संविधान में बताई गई है। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है वहां पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था दिखती है। कैसे दिखती है? तो सबसे छोटे मतलब पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत, उससे बड़ी जनपद पंचायत, उससे बड़ी जिला पंचायत। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में बताई गई है। नेक्स्ट है सहकारी समिति। हमारे यहाँ भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना। सहकारी समितियों के माध्यम से ही धान की खरीदी होती है, सहकारी समितियों के बैंक होते हैं, सहकारी समितियों के माध्यम से जो खाद का वितरण किया जाता है, रासायनिक खादों का वितरण किया जाता है। तो ये सारी चीजें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है जनसत्तात्मक अर्थात लोकतंत्र। तो भारत देश में लोकतंत्र है, ये व्यवस्था ही लोकतंत्र की है क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे लोकतंत्र जो है मजबूत होता है। तो ये प्रमुख तौर पर भारतीय संविधान की प्रमुख तौर पर विशेषताएं हैं। अगर कोई चीजें समझ नहीं आ रही है तो रिवाइज करके यदि आप देखते हैं तो वो चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे भारतीय संविधान का जो पहला पेज है भारतीय प्रस्तावना, उसके बारे में है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज मैं पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब संविधान सभा की जब बैठकों का दौर चालू हुआ तो पहली बैठक जो है वह आयोजित की गई थी 9 दिसंबर को। याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। चूंकि ये बैठक पहली बार थी इसलिए जैसे अभी प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है वैसे ही उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इस संविधान सभा का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए यह बैठक क्या कहलाया? अस्थायी बैठक कहलाया। फिर नेक्स्ट बैठक आयोजित की गई थी वो है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को बात करें, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। चूंकि इस समय सभी के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया था, इसलिए यह बैठक स्थायी बैठक कहलाई और औपचारिक बैठक कहलाई। ठीक है, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अमेरिकन संविधान से प्रेरित उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका प्रस्ताव का मतलब क्या है कि हमारा जो संविधान बनाया जा रहा है उसका मूल भावना क्या होगा। तो वो जो भावना है, मूल भावना जो है वह क्या होगा, उसका पूरा एक मसौदा तैयार करके 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। संसद पर बहुत लंबी चर्चा हुई, बहस हुई, बहुत इस पर विचार दिए गए। उन सभी के बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव जो है वह पास हुआ। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था वह पास कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। तो इस प्रकार से उद्देशिका प्रस्ताव पास हुआ और वही उद्देशिका प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लेगा। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना जो है वह भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अगर आपको भारतीय संविधान की मूल भावना समझनी है या उसका स्वरूप समझना है तो प्रस्तावना यदि आप पढ़ते हैं, प्रस्तावना को समझते हैं तो आप उसका स्वरूप समझ जाएंगे।
ठीक है, चलिए तो इसी पर हम आगे हम देखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, तो क्या लिखा है? सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, उसके उपरांत कई देशों से अपनाया गया जिनमें भारत भी शामिल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव और संविधान सभा पर आधारित है। ठीक है, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया है। ठीक, तो क्या क्या है प्रस्तावना में, हम इस पर चर्चा करेंगे। याद करिएगा क्योंकि यह आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा, आप भी उसको पढ़ते जाइए, लिखते जाइए और याद भी करते जाइए, समझते भी जाइए। चलिए, तो ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, स्क्रीन में ये दिख रहा होगा। तो क्या लिखा है इधर देखिएगा, हम भारत के लोग, संविधान की शुरुआत मतलब प्रस्तावना की शुरुआत ही है हम भारत के लोग, किसी एक नहीं, हम भारत के लोग मतलब भारत देश में जितने लोग रहते हैं उन सब के बात की जा रही है। हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को क्या क्या बनाएंगे? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब हमारे द्वारा भारत को क्या बनाया जाएगा इस पर बात की गई है प्रस्तावना में। तो हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक, उसके बाद उसके समस्त नागरिकों को, अर्थात मतलब जो भारतीय नागरिक हैं उनको क्या क्या दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, वो सारी चीजें। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समता, प्रतिष्ठा व अवसरों की समता, समता समानता नहीं, समता नेक्स्ट प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। समझ में आया? तो यहां पर जो बोला जा रहा है, सबसे पहले हमने देश को हम कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या लक्ष्य होगा, उसको बताया गया। 4 लक्ष्य बताया गया है। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, फिर उसके बाद भारतीय नागरिकों को क्या क्या दिया जाएगा? तो भारतीय नागरिकों को सबसे पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुता। ये 4 चीज जो है वह भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949, प्रस्तावना में जो तारीख लिखी है वो कौन सा लिखा है? 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अर्थात इसमें हम भारत के लोग भारत को ये बनाएंगे, 4 चीज बनाएंगे। उसके बाद भारत सरकार या भारतीय संविधान जो है हमको, हम भारतीय नागरिकों को 4 चीजें देगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, है ना। तो ये सब कब से लागू हुआ, मतलब कब से ये व्यवस्था चालू होगी? तो 26 नवंबर 1949 के दिन से ये व्यवस्थाएं जो है वह चालू होगी। उम्मीद है प्रस्तावना याद हो गया होगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं, याद रखिएगा। हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय,
दूसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन आता है, क्रम जमाव करके क्वेश्चन आता है, तो फिर ये सारे क्वेश्चन जो है यहां से बन जाएंगे। ठीक है, फिर मैं इसको समझाऊंगा ये चीजें क्या क्या है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी में थोड़ा मैं बता देता हूं तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ, सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसे कहेंगे? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें कोई भी सरकार, जैसे हम तो लक्ष्य कर रहे हैं कि भारत देश ऐसा हो, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसे कहा जाएगा? अर्थात ऐसा व्यवस्था जिसमें सरकार बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के अपने आंतरिक तथा बाह्य फैसले लेने की क्षमता हो। अर्थात कोई, मतलब भारत एक ऐसा देश होगा जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के सारे फैसले लेगा, तो वही क्या कहलाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी। तो भारतीय संविधान में जो समाजवाद है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार और गांधी जी के विचार से प्रेरित है। तो ये कैसा है? तो भारतीय संविधान में समाजवाद की अगर हम बात करें तो देश के संसाधनों का स्वामित्व, उस देश के संसाधनों का स्वामित्व जो है आम जनता के पास हो तथा उन संसाधनों के वितरण का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों के पास हो, परंतु ये सारी चीजें जो होगी वह जन कल्याण से संबंधित होगी। वही व्यवस्था क्या होगी? समाजवाद। वही व्यवस्था क्या होगी? समाजवाद। तो बहुत सारे समाजवाद हैं। हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों से के द्वारा, मतलब उसी पर आधारित है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। तो सेकुलर आपको तो पता होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत देश का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा। भारत देश जो है वह हर परिस्थिति में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक मतलब जनता के द्वारा चुना गया शासन, है ना। गणराज्य की बात करें तो जनता जिसको चुनती है, मतलब जैसे जनता जो है वोट दी है विधायकों को या सांसदों को, और विधायक और सांसदों के द्वारा सरकार बनाया गया है, तो वही क्या है? गणतंत्र। ठीक, तो वही गणराज्य है। ठीक। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय की बात करें तो ये समझ में आया, चार चीजें हम देश को जो बनाएंगे: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक। अब भारतीय नागरिकों को क्या क्या दिया जाएगा संविधान से? तो पहला है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय क्या होगा? तो सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जहां पर से सभी के अधिकारों की रक्षा हो, सभी का सम्मान हो, किसी के प्रति भेदभाव जैसी स्थिति नहीं होगी। यही क्या है? सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की बात यह है कि चूंकि उस समय चूंकि ब्रिटिश काल में भारत को आर्थिक तौर पर गुलाम बनाने का प्रयास किया गया था और आर्थिक शोषण सबसे ज्यादा किया गया, परंतु अभी भारत देश आजाद है, इसलिए यहाँ पर आर्थिक न्याय होगा। अर्थात कोई भी जो श्रम होता है उस श्रम के अंतर्गत जो भी वेतन सुनिश्चित किए जाते हैं या उस श्रम के अंतर्गत मूल्य दिए जाते हैं, उस पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या कोई ST, SC, OBC जनरल वर्ग का हो, उसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। अर्थात हर कोई पैसा कमा सकता है, उस पैसे को संरक्षण कर सकता है।
ठीक है, किसी के साथ कोई स्त्री है तो उसको कम पैसा दे दो या उसको कम तवज्जो दो, कम वेतन दो, ऐसे नहीं होगा। पूर्ण रूप से आर्थिक न्याय होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय। चूंकि भारत देश लोकतंत्र है, इसलिए लोकतांत्रिक प्रणाली में मत देने का अधिकार तथा प्रतिनिधि बनने का अधिकार जो है हमको प्राप्त होगा। यही क्या है? राजनीतिक न्याय। तो समझ में आया, 3 प्रकार का न्याय दिया गया है भारतीय संविधान में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक, 3 न्याय हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने न्याय प्रदत्त हैं नागरिकों को? तो 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक, नेक्स्ट है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, चूंकि हमारा भारत देश आजाद है इसलिए स्वतंत्रता भी होगी। तो विचारों की स्वतंत्रता, हम अपनी बातें हम जो है किसी भी चीजों पर विचार कर सकते हैं, उस पर कोई भी बंधन नहीं होगा। अभिव्यक्ति, हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, है ना, तो उस पर भी कोई बंधन नहीं होगा, कोई ऐसा नियम नहीं होगा कि हम अपना अभिव्यक्ति प्रकट ना कर पाए। नेक्स्ट है विश्वास, हम किसी के ऊपर भी विश्वास कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है धर्म। धर्म, हम किसी भी ईश्वर को प्राप्त करने के तरीके पर विश्वास कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है। नेक्स्ट है उपासना, हम किसी भी पूजा पद्धति पर बिलीव कर सकते हैं। ये अधिकार जो है, ये स्वतंत्रता जो है हमको भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है। तो स्वतंत्रता जो है वह 5 प्रकार से, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, 5 प्रकार की व्यक्ति की 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है प्राप्त है। नेक्स्ट है समता। तो समता में क्या है? 2 प्रकार का, एक प्रतिष्ठा की, दूसरा अवसरों की। प्रतिष्ठा का मतलब यह है सम्मान से है, क्योंकि ब्रिटिश कालीन भारतीय समाज की बात करें तो समाज को बहुत ज़्यादा वर्गों में बांट दिया गया था। अनेक जो उनके पदाधिकारी थे, उन पदाधिकारियों के कारण वंशानुगत व्यवस्था हो गई थी, जिसके कारण जो प्रतिष्ठा था वो उस विशेष वर्ग की ओर अग्रसर हो गया था, विशेष वर्ग के ऊपर चला गया था। और जो ब्रिटिश सरकार के सानिध्य में नहीं थे तो उनके साथ भारी शोषण होता था, अर्थात उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती थी। तो यहाँ पर सभी को प्रतिष्ठित होने का अवसर मिलेगा, मतलब प्रतिष्ठित में समता मिलेगा। नेक्स्ट है अवसरों की समता, अर्थात जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उसके अवसरों में समता मूलक न्याय जो है वह दिया जाएगा। तो समता 2 प्रकार से प्राप्त है, एक है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसरों की। तो समता और समानता की बात यहाँ पर आती है। तो समता का मतलब ये होता है कि यदि हम कोई चीज वितरण कर रहे हैं तो उस वितरण में यदि जिसको जितना जरूरत है, जिसको जरूरत ज्यादा है उसी को वितरण करें तो वही समता कहलाता है। और समानता का मतलब हमको ये नहीं देखना है कि किसको कितना जरूरत है, किसको नहीं है, हम जो वितरण है वो पूर्ण रूप से कर रहे हैं तो वह समानता कहलाता है। हमारे यहाँ समता है ना। नेक्स्ट है बंधुता। तो बंधुता कैसी होगी? तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। तो व्यक्ति की गरिमा मतलब हमारी जो बंधुता होगी, हमारी जो मित्रता होगी वो ऐसे होगी जिससे हमारी गरिमा बनी रहे, हम उत्कर्ष की ओर जाएं, है ना। और दूसरा है ऐसी बंधुता होगी जिससे देश की एकता और अखंडता जो है वह बनी रहे। तो देश की एकता और अखंडता कैसी बनी रहेगी? जब हम अपने दुश्मन देशों के लोगों के साथ जो है ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करेंगे जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो 2 प्रकार की यहाँ पर बंधुता है, एक ऐसी बंधुता जिससे गरिमा बनी रहेगी, या ऐसी बंधुता करेंगे जिससे देश की एकता और अखंडता जो है वह सुनिश्चित होगी। तो ये महत्वपूर्ण सारी चीजें हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है इसको जब आप समझे होंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी और यहाँ से सारे क्वेश्चन जो है वह बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी प्रस्तावना के से संदर्भित ही बातें हैं। तो एक न्यायविद हैं जिनका नाम है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला, उन्होंने प्रस्तावना को कहा है कि यह संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान के प्रस्तावना का परिचय पत्र किसने कहा? तो किसने कहा? N.A. पालकीवाला। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है ना। आत्मा कहा जाता है, जो हम प्रस्तावना भी पढ़े हैं उसी को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा
संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार दिए गए हैं उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज है। अगर सिर्फ पूछा जाएगा संविधान की आत्मा क्या है तो वह क्या है, प्रस्तावना। अगर भीमराव अंबेडकर जी का अगर नाम इंक्लूड होता है तो अनुच्छेद 32 में क्या है, संविधान मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है। आने वाले सीजन में, आने वाले वीडियो में आपको वो सारी चीजें स्पष्ट तौर पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के स्रोत भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है, क्योंकि संविधान का निर्माण भारत की जनता की ओर से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया है। क्योंकि उसमें लिखा है हम भारत के लोग, है ना, प्रस्तावना में लिखा है, कोई एक व्यक्ति नहीं, हम सब जितने भी देश के जितने भी नागरिक हैं उन सब की बात की गई है कि हम भारत के लोग। इसलिए भारतीय संविधान में मतलब भारतीय संविधान का जो स्रोत है उसमें कहा गया कि हम भारत के लोग। ठीक है, और भारत के नागरिकों को ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण है ये, इसको पढ़िएगा क्योंकि आजकल ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं तो चीजें क्लियर हो जाएगी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व है, याद रखना, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व है। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से ही शक्ति अधिगृहित करती है, क्योंकि हमने ही कहा है हम भारत के लोग, भारत को ये बनाएंगे और भारतीय नागरिकों को ये दिया जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट लाइन है अंगीकृत, आत्मर्पित, समर्पित करते हैं। कौन समर्पित कर रहा है? भारत। भारत की जनता जो है अपने संविधान को समर्पित कर रही है। ठीक है, तो वही चीज है। नेक्स्ट है भारत की प्रकृति, इससे भारत की प्रकृति का भी पता चलता है। क्या क्या? भारत एक संप्रभु मतलब एक जो है संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य व्यवस्था वाला है। तो वही है प्रकृति, उसके बारे में पता चला। मतलब प्रकृति मतलब स्वरूप, भारत का स्वरूप कैसा होगा तो मैंने इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, प्रस्तावना से क्या पता चलता है? उद्देश्य भी पता चलता है। तो उद्देश्य क्या क्या है कि उसमें न्याय, अभी हम पढ़े हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता संविधान का उद्देश्य है, क्योंकि नागरिकों को क्या क्या दिया जाएगा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। नेक्स्ट है संविधान लागू होने की तिथि भी बताई गई है, मैंने बताया है 26 नवंबर 1949 की तिथि जो है उल्लेखित है। तो ये 4 महत्वपूर्ण स्रोत है जो प्रस्तावना में उल्लेखित है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन में है कि इस संविधान मतलब इस प्रस्तावना के अंतर्गत बहुत सारी याचिकाएं जो है वह दायर की गई थी। उस याचिका में मेन डिबेट ये था कि ये जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। ये बहुत डिबेट चला और ये इसलिए चल रहा था क्योंकि उस समय भारतीय संविधान संशोधन जो भारतीय संविधान को संशोधन करने का जो उस समय परिस्थिति बन रहा था, इसलिए उस समय की सरकार जो है वह संविधान को संशोधन करना चाहती थी। तो उस समय बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। क्यों याचिका दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में? तो याद रखना, संविधान जहां पर मौन है, अर्थात संविधान में कोई बातें स्पष्ट तौर पर नहीं दी गई है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करता है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। इसलिए यदि आपको लगता है कि यहाँ पर संविधान के अधिकारों का हनन हो रहा है या संविधान का हनन हो रहा है, तो आप भी याचिका दायर कर सकते हैं। ये होता है। तो उस समय 2 याचिकाएं जो है इस भारतीय प्रस्तावना से संबंधित है महत्वपूर्ण तौर पर। तो पहला है बेरूबारी यूनियन। पहली याचिका जो है 1960 में लगाई गई और उस समय भारत संघ वर्सेस बेरूबारी यूनियन, है ना। बेरूबारी यूनियन भारत संघ में लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ये जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना दिया गया है, ये प्रस्तावना जो है वह भारतीय संविधान की परिभाषा तो इंगित करता है, परंतु भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है।
ठीक है, फिर सुनिएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के समय, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में यह फैसला दिया, किस याचिका के अंतर्गत दिया, तो बेरूबारी वर्सेस भारत संघ जो वाद था उसके अंतर्गत फैसला लिया कि भारतीय संविधान की परिभाषा जो है प्रस्तावना के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाता है, परंतु प्रस्तावना जो है वह भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। तो जब हिस्सा नहीं है तो संशोधन नहीं हो सकता। तो यह मामला जो है वह आगे बढ़ गया। फिर दूसरा मामला जो है वह आगे बढ़ा और प्रख्यात केशवानंद भारती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, प्रख्यात केशवानंद भारती वर्सेस भारत सरकार, क्योंकि उस समय केरल सरकार के विरुद्ध हुआ था ये। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार का वाद था। ये कब हुआ, तो 1976 में। तो इसमें केशवानंद भारती की जीत हुई और फैसला क्या आया, तो फैसला यह आया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान के मूलभूत तत्वों को समाहित करती है, अतः संशोधन के अधिकार का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि मूलभूत तत्वों की हानि ना पहुंचे और भारत को एक संप्रभुता प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। अर्थात यहां पर फैसला यह आया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान के मूल भावना को प्रकट करता है, इसलिए यह संविधान का अभिन्न अंग है और इस पर संशोधन किया जा सकता है। परंतु संशोधन जो है वो उस स्थिति में किया जाएगा कि भारतीय संविधान के मूल भावना को बिना ठेस पहुंचाए। समझ में आया? तो मूल भावना को बिना ठेस पहुंचाए आप संशोधन कर सकते हैं, परंतु ऐसा संशोधन नहीं कर सकते हैं जिससे उसकी मूल भावना आहत हो। ठीक है, तो यह मामला जो है याद रखेंगे। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य संघ, मतलब केरल राज्य के बीच इनका डिबेट हुआ। 1976 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना जो हम पढ़े वो प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है और अंग होने के साथ साथ इस पर संशोधन किया जा सकता है, परंतु संशोधन जो है वह उस स्थिति में ना हो कि उसके मूल भावना को नुकसान पहुंचाया जाए। अर्थात मूल भावना को बिना नुकसान पहुंचाए आप संशोधन कर सकते हैं। तो राज्य जो है वह तुरंत एक्शन में आई और उसी के तहत जो है वह संशोधन हो गया। ठीक है, उसी के तहत संशोधन हो गया। तो संशोधन में क्या हुआ, तो संशोधन कब हुआ, तो याद रखेंगे उस समय 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42 कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट 1976 जो है वह किया गया। ठीक, और उसके साथ 3 चीजें जोड़ी गई। कितनी चीजें, 3 चीजें, याद रखेंगे 3 चीजें जोड़ी गई। ठीक, तो क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी, अब पढ़े हैं हम लोग, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। 3 चीजें जोड़ी गई है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। 3 चीजें कौन कौन सी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो जब मूल संविधान बनाया गया तो प्रस्तावना में क्या ये चीजें नहीं थी, हाँ नहीं थी। ये कब जोड़ी गई, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 चीजें जोड़ी गई, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये चीजें जो है ऐड की गई। उसके बाद जो मूल रूप, मतलब उसके बाद जो प्रस्तावना बना उसको मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आज की क्लास जो है वह समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी इस पर आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स पर चर्चा कीजिएगा, और कोई भी यदि सवाल हो, किसी भी चीज़ की जानकारी यदि आपको लग रही है कि ये समस्या क्रिएट कर सकती है या ये प्रश्न जो है वो क्या हो सकता है, तो उन प्रश्नों का आंसर भी हम कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।